नमस्कार दोस्तों। हम हैं पूर्व जन्म की कहानियों के कथावाचक, पास्ट लाइफ रिग्रेशन एक्सपर्ट, लाइफ एंड लीडरशिप कोच हितेश छाबड़ा। प्यारे दोस्तों, हमारे आज के इस वीडियो के अंदर हम एक विवाहित महिला हैं, उनकी पूर्व जन्म की कहानी आप सभी के सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। दोस्तों, ये बहन एक बहुत ही लंबे समय से बीमार चल रही हैं और इनकी बीमारी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, इनफैक्ट बीमारी नहीं, बीमारियाँ इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं कि ये आज कहती हैं कि भैया उठ करके अगर मुझे 2 रोटी भी बनानी हो अपने लिए तो वो भी मेरे लिए करना जैसे संभव सा नहीं है। मैं खड़ी होती हूँ तो मुझे चक्कर आने लग जाते हैं, मैं गिर जाती हूँ और कह रहे हैं कि मैं चलती हूँ तो बहुत तकलीफ़ होती है मेरे शरीर के अंदर। और दोस्तों, बहन जो है, जैसे आप जानते हैं कि जो सेशंस होते हैं वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होते हैं। हमारे जितने भी सेशंस हैं सब हम ऑनलाइन करते हैं, जूम कॉल के माध्यम से होता है। तो जैसे बहन को हमने देखा तो देख करके बिल्कुल ऐसी हालत जैसे कोई व्यक्ति बिल्कुल सूख नहीं जाता। जैसे हाथ हैं तो हाथ के अंदर आप ये फैट और ये तो छोड़िए, बिल्कुल मतलब हड्डियां भी बिल्कुल जैसे एकदम सिकुड़ करके जैसे एकदम पतली पतली डंडियां बन गई हों, ऐसे बहन जी के हाथ। और बहन जी का चेहरा देखो तो एकदम सूखा हुआ चेहरा, लेकिन चेहरे पर देखते ही हमारे को ऐसा झलक सी दिखाई दी कि जैसे झगड़े बहुत करती है बहन, इसके झगड़े बहुत होते हैं। तो हमने बहन जी से पूछा, मैंने कहा बहन जी इतने ज़्यादा बीमार हो लेकिन झगड़े वगड़े भी करते हो क्या बहुत ज़्यादा? तो उन्होंने कहा कि हाँ, ये भी एक समस्या है कि इनके इनके अपने घर के अंदर झगड़े बहुत ज़्यादा होते हैं। किससे होते हैं झगड़े? कह रहे मेरे को मेरे पति से बहुत ज़्यादा झगड़े होते हैं, मेरी जो सासू माँ हैं उनके साथ बहुत झगड़े होते हैं, और जो इनकी सुपुत्री भी हैं इनके विवाह से, तो कह रहे हैं कि मेरी बेटी से भी मैं काफ़ी चिड़चिड़ कर लेती हूँ। अच्छा, तो हमने कहा कि भी एक एक करके थोड़ा इनके बारे में भी बताइए और अपनी बीमारी के बारे में भी बताइए। तो बीमारी के बारे में ये बहन बताती हैं कि पहली बार ये बीमार पड़ी थी अपने विवाह से 3 वर्ष पहले, और जिस समय विवाह से 3 वर्ष पहले बीमार पड़ी थी उस समय कुछ विशेष हुआ था उनके जीवन में, उसके बाद वो बीमार पड़ गई थी। वो क्या है वो इस वीडियो के हम अंत में बताएंगे, क्योंकि उसके साथ बहुत सारे रहस्य जुड़े हुए हैं इनकी सेहत के और इनकी जीवन में जो कुछ भी हो रहा है। अच्छा, तो ये कहती हैं कि भैया मैं धीरे धीरे करके, अच्छा इन्होंने अपनी बीमारियों के बारे में बताया। इन्होंने कहा कि भैया पहले मैं जब पहली बार बीमार पड़ी तो बहुत ज़्यादा मेरे पेट में दर्द रहने लगा, तो बहुत कुछ किया और जैसे तैसे करके कह रहे 2-3 साल उसका इलाज चला तो मेरे पेट का दर्द ठीक होने लगा। पेट का दर्द ठीक होने लगा तो कहते एक अजीब सा इन्फेक्शन हो गया। कह रहे इन्फेक्शन हुआ तो भाई वो इन्फेक्शन के दौरान ही कह रहे मेरा विवाह हो गया, और विवाह के बाद ये कहती हैं कि भैया मेरा जो शरीर है अब उसमें क्या है, मेरी नसों के अंदर दर्द रहने लग गया। मेरी नसें कह रही हैं कि भैया ये पूरा शरीर में जान प्राण नहीं है, लेकिन उन्होंने दिखाया, उन्होंने कहा कि देखो नसें मेरी फूली रहती हैं। मतलब जैसे हमने बहन जी का बताया कि भी इतने पतले पतले हाथ थे बहन जी के। एक्चुअली ये बात इसलिए मेंशन कर रही है क्योंकि देख करके हमारे को लग रहा था ये तो बहुत ही कमज़ोर हो रखी हैं, तो उसमें नसें मोटी मोटी नजर आए। कह रही भैया नसें फूली रहती हैं पूरे शरीर के अंदर और नसों में दर्द रहता है मेरे को, और इसके अलावा भी और कई बीमारियां हैं जिसके बारे में बहन जी ने बताया कि भी मैं बहुत ज़्यादा परेशान। अच्छा, फिर हमने सास का बोला, हमने कहा कि चलो 3 आपके परिवार में सदस्य हैं, तीनों का एक एक करके बताइए क्या प्रॉब्लम है रिलेशनशिप में। तो कह रहे मेरे जो सासू माँ हैं, मेरी सासू माँ ने मेरा विवाह तो मेरे पति से करा दिया, हमारा अरेंज मैरिज ही है। कह रहे लेकिन जब से मैं घर के अंदर आई हूँ ना, घर के अंदर मुझे ऐसा लगता है कि जैसे उन्होंने मुझे अपनी बहू के रूप में कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया, जैसे मैं कुछ खटकती हूँ उनकी आंखों में। और कह रहे हैं कि देखो अब तो हमारी सासू माँ से हम अलग हो गए हैं, मतलब जैसे एक ही घर के अंदर रहते हैं तो सासू माँ का और मेरा किचन अलग हो गया है, क्योंकि मैं इतनी बीमार भी रहती हूँ तो मुझसे नहीं हो पा रहा था। और सासू माँ कह रही, मतलब सासू माँ ना हर चीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा टोका टाकी करते थे, और बहुत ज़्यादा टोका टाकी मतलब कह रहे मैं कुछ भी करूँगी तो मेरी सासू माँ को मेरा काम पसंद नहीं आता था। वो एक ही काम को मुझसे जब 2 से 3 बार करा लेगी तब जैसे उसको चैन आता था। कह रहे वो मेरे पति के लिए मुझे ब्याह करके भी ले आई, और लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जैसे उसे मैं बर्दाश्त भी नहीं हो रही हूँ कि भाई क्यों ब्याह लाई, जैसे वो एक द्वंद्व के अंदर चल रही हो मेरी सासू माँ। फिर ये कहती हैं कि भैया देखो मैं बहुत बीमार रहती हूँ तो मेरा ना अब थोड़ी चिड़चिड़ी हो गई हूँ जब से मैं बीमार रहने लगी हूँ। कह रही पहले मैं ऐसे नहीं थी, पहले मैं गुस्सा उस्सा नहीं करती थी, लेकिन हाँ कह रही मैं बहुत दर्द होता है मेरे को तो मैं दर्द से बड़ी बड़ी मैं चिड़ी हुई रहती हूँ, जिसके चलते कह रही कि मैंने अपनी सासू माँ से भी बदतमीज़ी करी, और कह रही वो भी करती थी
बट कह रहे हैं कि मतलब मुझे ऐसा लगता है मैं छोटी थी, लेकिन मैंने भी काफ़ी बढ़ चढ़ के झगड़ा किया और झगड़ा हुआ तो भी अब हम अलग हो गए। अब कह रहे हैं अलग होने के बाद भी हैं तो सेम बिल्डिंग के अंदर। तो कह रहे हैं हमारी ना एक दूसरे को अगर हम देख लें या कभी वो ऊपर आ जाएं किसी काम से अपनी पोती से मिलने के लिए, या कह रहे अपनी पोती से मतलब मेरी बेटी से, अपने बेटे से बहुत प्यार है उनको, तो कह रहे अगर हमारी नज़रें एक दूसरे से मिल जाती हैं तो एक मतलब एक अलग प्रकार की कड़वाहट कह रही है मुझे उनकी आंखों में नजर आती है और मेरी भी आंखों में फिर अब है, कहती हैं। कह रही कि सासू माँ से ये दिक्कत है। पति से क्या दिक्कत है? ये कहती हैं कि मेरे ना पति तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन मेरे पति कभी भी अपनी माता जी को जो वो दुर्व्यवहार करते हैं या जैसे वो मुझे गलत तरीके से वो देखते हैं, कि जैसे वो घृणा की नज़रों से देखते हैं। कह रही मैंने अपने पति को कई बार बोली थी ये बात, हमारा झगड़ा सासू माँ से होने से पहले। कह रहे लेकिन मेरे पति देव ने कभी भी ना इस बात का ना तो प्रतिकार किया, ना कभी अपनी माँ से बात करी। तो कह रहे कभी इस चीज़ को उन्होंने एड्रेस नहीं किया। तो मेरे पति बहुत न्यूट्रल रहते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि भाई उनको अपनी मम्मी से बात करना चाहिए। और कह रहे मैं इस बात पे उनसे बहुत झगड़ा करती हूँ। यहाँ पर हमने इन बहन से बोला कि बहन इतना ज़्यादा झगड़ा क्यों करते हो? वो तो चलो शुरू की बात है ना कि भी किया था, अभी भी झगड़ते हो? कह रही हाँ अभी भी झगड़ती हूँ, लेकिन जैसे झगड़े की हम बात कर रहे थे और तय में जा रहे थे, तो उसका कोर जो रीज़न है झगड़ा करने का इनका, अपने कह रही मैं ही करती हूँ मेरे पति से झगड़ा, तो इनका जो रीज़न है वो ये है कि इनका जो शरीर है इनका साथ दे नहीं रहा है। और कोई भी होता है ना, जैसे हम कोई व्यक्ति बीमार पड़ जाता है तो क्या चिड़चिड़ा हो जाता है, तकलीफ होती है ना शरीर के अंदर, तो उसके चक्कर में भी ये बिना सर पैर के भी लड़ाइयाँ करती रहती हैं अपने घर के अंदर, है ना, क्योंकि शरीर बहुत तकलीफ के अंदर है। चलिए, तो हमने खैर इनको समझाया, हमने कहा देखो बहन मेन प्रॉब्लम आपकी हेल्थ प्रॉब्लम लग रही है हमारे को, ये झगड़ा तो मेरे को आप कोई ऐसा वैलिड कोई इन्होंने कोई बहुत खास कोई उन्होंने रीज़न ऐसा दिया नहीं जिसकी वजह से इनके पति से इनको झगड़ा करना पड़े, क्योंकि पति इनके बहुत ही नाइस इंसान है, इनका जितना हो सकता है ख्याल रखने का प्रयास करते हैं। अब ये कहती हैं कि वो अपनी मम्मी से भी मिलते हैं तो मुझे गुस्सा आता है, अब अपनी माँ को थोड़ी छोड़ देगा? ठीक है, माँ की और बहू की नहीं बनती, सास बहू की नहीं बनती, आपने तो अलग अलग कर दिया दोनों को, है ना। ठीक है भी, अपना अपना खाना बनाओ, फिर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ना तो वो अपनी पत्नी को छोड़ रहा है, ना वो अपनी माँ को छोड़ रहा है, और किसी को भी क्यों छोड़े, क्या ज़रूरत है, और साथ में रहने के लिए भी मजबूर नहीं कर रहा। तो पति तो मुझे इनका बढ़िया लगा, बंदा भाई जो है, उन्होंने भी बात करी थी मुझसे एक्चुअली किसी चीज़ के ऊपर, तो बढ़िया लगे वो भाई, और काफ़ी समझदार भी थे, और वो भी इस चीज़ को एक्नॉलेज कर रहे थे। वो इनकी चिंतित भी बहुत है इनको लेकर के कि भाई ये कैसे होगा, बिटिया भी है, बिटिया इन लोगों की है, खैर बिटिया बड़ी हो गई है इन लोगों की, लेकिन फिर भी माँ तो चाहिए ना बच्चे को, बच्चा कितना भी बड़ा हो जाए, है ना, माँ चाहिए। कह रहे हैं भी जो भी है मेरी पत्नी है, तो मेरे को बहुत चिंता रहती है, ये इतने ज़्यादा वीक होते जा रहे हैं। कह रहे हर प्रकार की दवाई कर ली है, सब कुछ कर लिया है, लेकिन कुछ भी ठीक से पकड़ में नहीं आता है, और ठीक नहीं हो पाती हूँ मैं, बीमार ही रहती हूँ। अच्छा, फिर हमने पूछा भी फिर बेटी से क्या होता है झगड़ा? कह रही एक्चुअली प्रॉब्लम ये है भैया कि पिछले 3 सालों से मेरी बेटी भी बार बार बीमार पड़ने लग गई है, बहुत बीमार पड़ने लग गई है। अच्छा, तो बीमार पड़ने लग गई है तो कैसे? कह रहे इसको भी जब तक बुखार आ जाता है, शरीर में दर्द होता है, कह रही एनर्जी सी डाउन रहती है इसकी बिटिया की, लेटी रहती है, स्कूल जाती है नहीं जाती है, कह रहे ठीक नहीं है। तो कह रहे पिछले 3 सालों से मैं अपने आप को तो बड़ी मुश्किल से संभाल रही थी, अब मुझे अपनी बेटी की भी सेवा करनी पड़ रही है, तो मुझसे ना होता नहीं है। कह रही अब वो भी बीमार है, वो क्या करे, लेकिन कह रही है अगर मुझे करना पड़ता है, मुझसे होता नहीं है, तो फिर मैं गुस्से में आकर के इसको भी आवा तवा बोलती रहती हूँ। तो मोटा मोटा देखो दोस्तों, इनका जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन है उसको कराने के इनके पास 2 कारण थे। एक ये कि शादी होने के 3 साल पहले से जो मैं बीमार हुई, तो आज तक शादी को इनके 20 साल से ज़्यादा हो गए, इनकी शादी को 22-23 साल हो गए शायद। तो कह रही तब से लेकर आज तक मैं बीमार क्यों हूँ और मैं ठीक क्यों नहीं हो रही हूँ, और ये बढ़ती जा रही है समस्या और पकड़ में नहीं आ रही है, तो क्या कारण है मेरे बीमार रहने का? इस बात के बारे में, इसके बारे में अपने पास्ट लाइफ रिग्रेशन के माध्यम से जानना चाह रहे थे। और ये कह रही हैं कि जिस घर के अंदर मैं आई हूँ, इन्होंने अपने मुंह से बोला कि ना तो मेरी सास, ना ही मेरा पति, ना ही मेरी बेटी, ये लोग कोई अत्याचारी लोग नहीं है। कह नहीं मेरी सास ने कभी भी मेरे पे अत्याचार नहीं किया, क्योंकि हमने पूछा था उनसे, भाई मारपीट करते थे, ज़्यादा हरास? कह रही ऐसी बात नहीं है, बस पसंद नहीं करते हम एक दूसरे को। लेकिन ये कहती है मुझे लगता है कि ऐसा क्यों है, मुझे क्यों पसंद नहीं है वो, या उसको मैं क्यों पसंद नहीं हूं? जब हम एक ही परिवार का हिस्सा है तो प्यार से भी तो रह सकते हैं आपस में। क्यों हूं मैं ऐसी, क्यों मैं इतनी चिड़चिड़ी हो गई, क्यों मेरे साथ ये मुसीबत है, क्यों मेरा परिवार खराब है, और मेरी सास ने क्यों एक्सेप्ट नहीं किया? तो ये जो 3 रिलेशंस हैं, इनके पति, इनकी सास और इनकी बेटी, और इनकी बीमारी का कारण,
इसको लेकर के अपना पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराना चाहते थे। और दोस्तों अपने पास्ट लाइफ रिग्रेशन के माध्यम से अपने सभी प्रश्नों के उत्तर इनको प्राप्त हुए। तो प्यारे दोस्तों, इन बहन ने अपने पूर्व के जीवन के अंदर क्या देखा उसके बारे में आप सभी को हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा अपडेट। सितंबर के महीने में शुरू होने वाले जो ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन का कोर्स है उसके बारे में आप सभी के साथ हम साझा करना चाहते हैं। दोस्तों इस पास्ट लाइफ रिग्रेशन के कोर्स की जो क्लासेस हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि 2 अलग अलग ग्रुप्स में इन क्लासेस को कराया जाता है। तो जो मॉर्निंग ग्रुप वाले भाई बहन हैं जिनकी क्लास 7:30 AM इन द मॉर्निंग होती है, उनकी क्लासेस 20 सितंबर 2025 से शुरू हो रही हैं। 20 सितंबर 2025 को पहली क्लास होगी। और जो भी भाई बहन इवनिंग ग्रुप में जिन्होंने एनरोल किया हुआ है उनकी क्लासेस 21 तारीख से शुरू हो रही हैं, यानी 21 सितंबर 2025 इवनिंग ग्रुप वालों की जो क्लासेस होती है वो 8:30 PM होती हैं। दोस्तों दोनों ही ग्रुप्स के अंदर अभी कुछ सीट्स अभी भी अवेलेबल हैं, 2-2 3-3 सीट्स दोनों ग्रुप्स में अवेलेबल हैं। अगर आप में से कोई भी भाई बहन ऐसे हैं जो कि शायद सोच रहे हैं कि आपको एनरोलमेंट करना था PLR के कोर्स के अंदर और आप एनरोलमेंट नहीं कर पाए हैं क्योंकि पहले प्लान था 15 तारीख से इस क्लासेस को शुरू करने का, तो अभी भी आपके पास चांस है। अगर आप चाहें तो आप हमारी टीम को हमारा जो फ़ोन नंबर है उसके ऊपर व्हाट्सएप के माध्यम से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फ़ोन नंबर है 9518081745 और अगर आप चाहें तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन के कोर्स के अंदर एनरोल कर सकते हैं। दोस्तों एनरोल करने के बाद जो भी क्लासेस होती हैं वो सारी क्लासेस ऑनलाइन जूम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कंडक्ट की जाएंगी। कई सारे भाई बहनों को डाउट होता है कि हम ऑनलाइन कैसे सीखेंगे, तो जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों हमारी जितनी भी सेवाएं हैं उन सभी को हम केवल और केवल ऑनलाइन ही प्रदान करते हैं। ये जो सारे केसेस भी हम आप सभी के सामने प्रेजेंट करते हैं ये सब हमने ऑनलाइन पास्ट लाइफ रिग्रेशन करके ही ये जो स्टोरीज़ हैं, ये जो केसेस हैं हमारे सामने आते हैं, है ना। तो ऑनलाइन ही PLR किया जाता है और ऑनलाइन ही इसको करना हम सिखाते भी हैं। तो जैसा कि हमने कहा अगर आप एनरोल करना चाहें तो फ़ोन नंबर 9518081745 के ऊपर आप व्हाट्सएप से मैसेज भेज सकते हैं और बोल सकते हैं कि मुझे इस कोर्स के अंदर एनरोल करना है। आइए दोस्तों अब बात करते हैं कि जब ये बहन अपने पूर्व के जीवन के अंदर जाती हैं तो वहाँ पर इनको किस प्रकार के जो दृश्य हैं इनके सामने आते हैं। तो जो सबसे पहला दृश्य ये देखते हैं इनको दिखाई देता है कि ऊपर एक पक्की और बहुत ही फैंसी सी छत है जिसके ऊपर एक झूमर लटक रहा है। नीचे की तरफ देखते हैं तो ये कहते हैं कि पक्की ज़मीन है और सफ़ेद सा फर्श इनको नज़र आ रहा होता है कि जैसे मार्बल का फर्श हो, बहुत ही स्मूथ और अच्छा फर्श जो इनको नीचे नजर आ रहा होता है। पैरों की तरफ देखते हैं तो ये बताते हैं कि मैं नंगे पैर हूँ और अपने कपड़ों को देखते हैं तो ये कहते हैं कि मैंने सफ़ेद रंग की साड़ी पहनी हुई है। अच्छा, तो क्या कुछ ज्वेलरी वगैरह है, तो ये सब भी हम पूछते हैं। अब सफ़ेद रंग की साड़ी बोलते हैं तो मतलब हम समझ जाते हैं कि अपने आप को महिला के रूप में ही देख रहे होते हैं। तो ये हाथ में कहते हैं कि मैंने हल्की हल्की पतली पतली चूड़ियाँ पहनी हुई हैं और घर के अंदर खड़ी हूँ। ये कोई घर है, घर क्या है कि कोई बहुत बड़ा कोई बंगला टाइप इनको नज़र आ रहा होता है। तो जैसा कि कई सारे केसेस में निकलता है, पूछते हैं किसी राजा महाराजा का महल है क्या, तो कहते हैं राजा महाराजा का महल नहीं है लेकिन अमीर लोगों का घर है, काफ़ी बड़ा और आलीशान घर है। ठीक है, तो हम इनसे आगे आसपास देखने के लिए बोलते हैं थोड़ा और एक्सप्लोर करो। तो आसपास देखते हैं तो ये कहते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे खिलौने बिखरे हुए हैं, बहुत सारे ज़मीन पे खिलौने बिखरे हुए हैं और उनके बीच में एक 1.5 से 2 साल की आयु का बच्चा बैठा हुआ है जो कि खेल रहा है उन खिलौनों से। अच्छा, तो हम इनसे पूछते हैं कि भी बच्चे की तरफ ध्यान से देखिए और बच्चे से महसूस कीजिए कि आपका क्या रिश्ता है इस बच्चे से। तो ये फील करने का प्रयास करते हैं। तो ये कहते हैं कि बच्चे से ना मुझे बहुत ज़्यादा अटैचमेंट फील हो रहा है कि जैसे मेरा बहुत ज़्यादा जुड़ाव है इस बच्चे के साथ, लेकिन इस बच्चे से मेरा कोई रिश्ता नहीं है, ये बच्चा मेरा नहीं है। तो कोई भी प्रकार का, तो किसी भी प्रकार का ब्लड रिलेशन मेरा इस बच्चे के साथ नहीं है। अच्छा, तो हमने कहा कि और कौन है यहाँ पे, तो ये कहते हैं कि बच्चे के पापा हैं। अच्छा, बच्चे के पापा हैं, तो कहाँ हैं बच्चे के पापा, कैसे हैं, क्या है। तो ये देखते हैं कि इनको एक लगभग 40 वर्ष की आयु का एक पुरुष इनको नज़र आता है जिसने पैंट्स पहनी हुई हैं, शर्ट पहनी हुई है, ऊपर एक कोट है और टाई भी उन्होंने पहनी हुई है
और अब इनसे पूछते हैं कि भाई तो सूट बूट पहन कर के आए हुए हैं, कोई पुराने टाइम में कोई अंग्रेज़ बाबू हैं क्या? तो कहते हैं कि नहीं, ये भारतीय हैं और कोई बंगाली बाबू हैं, मतलब कि भारतीय हैं और वेल ड्रेस्ड हैं, शायद कोई बिजनेसमैन या कोई लॉयर हैं, ऐसी सी फीलिंग आ रही है। कोई बड़ा ही सफेस्टिकेटेड पोजीशन में रहने वाला कोई इंसान है और बहुत मतलब हाई पोजीशन, हाई क्लास, लेकिन इंडियन ओरिजिन के हैं। और ज़माना इनको वही नज़र आ रहा था, ब्रिटिश इंडिया वाला जो ज़माना है, ऐसी इनको फीलिंग आ रही थी। अपने आप को देखते हैं, कह रहे कि जो मैंने भी जो साड़ी पहनी हुई है, मैंने इस प्रकार से ड्रेप की हुई है, इस तरह से पहनी हुई है, मेरे को पूरी ऐसी फीलिंग आ रही है कि जैसे मैं कोई बंगाली वुमेन हूँ और मैं 28 से 30 साल की जो है मेरी आयु है। अच्छा, तो ये अपना बताती हैं कि मेरे को ऐसी फीलिंग आ रही है कि जैसे मेरा नाम शीला है, क्योंकि मुझे शायद ये बोल करके पुकारा मालिक ने, और ये कहती है कि मैं यहाँ पर काम वाली बाई हूँ, मैं यहाँ काम करती हूँ शायद। और हम इनसे पूछते हैं कितने समय से काम करते हो, तो ये बताती हैं कि लगभग 4 से 5 साल हो गए हैं मेरे को यहाँ पे काम करते हुए। और मतलब मैं हूँ, और ये जो बच्चा है अभी 1.5 साल से इस बच्चे को संभाल रही हूँ। अब पहले तो कह रही है मैं मेरी जो कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो साफ़ सफाई की थी, लेकिन अब ये कह रही हैं कि वो काम भी करना होता है मुझे, और मेरी अब कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बच्चा बन गया है, इस बच्चे के आसपास ही रहना होता है, इसके आसपास रह करके ही मुझे सारे काम करने होते हैं। तो फिर हम इनसे पूछते हैं कि भाई बच्चे को आपको वो रखा हुआ है, तो बच्चे की माँ नहीं है क्या? तो कहती कि नहीं, बच्चे की माँ भी है। जैसे ही माँ की बात होती है तो इनको एक दूसरी लगभग 32 वर्ष की आयु की एक महिला नज़र आने लगती हैं। उस महिला ने बहुत कलरफुल साड़ी पहनी हुई है, बहुत हैवी गहने पहने हुए हैं, बड़ी सी बिंदी लगा रखी है, मांग बहुत बड़ा टीका मांग के अंदर है, और कहती हैं कि बहुत सारे गहने इन्होंने पहने हुए हैं। और ये भी मतलब एक बंगाली लेडी हैं, और ये इस बच्चे की माँ है, और ये उनके पिता भी देखा, और कहते हैं कि भी ये मैं इन लोगों के लिए काम करती हूँ। ठीक है जी। अच्छा, फिर ये कहते हैं कि भाई मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझसे यहाँ पे बहुत ज़्यादा काम करवाया जाता है, मैं बहुत ज़्यादा काम करती हूँ, और ये लोग बहुत पैसे वाले हैं और मेरे काम से बहुत ज़्यादा खुश हैं। अच्छा, तो ये कहते हैं कि भाई मैं बहुत गरीब हूँ, ऐसी मेरे को फीलिंग आ रही है, और भाई यही इनको दिखाई देता रहता है कि भाई वो लोग मेरे काम से खुश हैं। तो हम इनसे पूछते हैं कि भाई कुछ गड़बड़ हुई, आपने कुछ इनका नुकसान कर दिया क्या कभी, या भाई इन लोगों ने आपका कोई नुकसान किया क्या, कुछ नेगेटिविटी या इमोशन के अंदर कुछ हुआ? तो दोस्तों काफ़ी टाइम तक हम एक्सप्लोर करते रहे इस चीज़ को, लेकिन किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी इन तीनों लोगों से इनको अपने रिलेशन के अंदर फील नहीं हुई। हम ऐसा समझते हैं कि ये 3 ही लोग नज़र आए, तो आप लोग काफ़ी समझ गए होंगे कि इनके इस जीवन में से कौन है ये लोग। तो बेसिकली अभी की लाइफ में प्रॉब्लम क्या है वो इस पास्ट लाइफ से समझ में नहीं आ रहा था, है ना, कि 2 तरह की प्रॉब्लम्स थी ना जिसको लेकर के यहाँ पे आए। एक, इनका अपना जो परिवार है उसमें इनके रिलेशनशिप्स क्यों डिस्टर्ब्ड हैं, और दूसरा भाई जो ये बीमारी का कारण क्या है। तो काम बहुत करते थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि बीमार पड़ गई है, खाने को नहीं मिल रहा, इनके लिए भी सब कुछ अवेलेबल था उस घर के अंदर, मतलब खा पी सकती हैं, नौकरानी थी, लेकिन मेन नौकरानी थी, है ना, तो कोई किसी चीज़ की कमी नहीं है, और तनख्वाह वगैरह भी वो टाइम पे और अच्छी तनख्वाह देते थे इनको, तो कोई दुख भी नज़र नहीं आ रहा है क्या है। तो ये सब करके काफ़ी देर तक एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं कि तकलीफ से कैसे जुड़ा हुआ है ये वाला पास्ट लाइफ, तो वो नहीं निकल पाता। तो फिर इनको जो है इनके स्पिरिट गाइड के पास भेजा जाता है कि भाई उनके पास जाइए और उनसे पूछिए कि क्या चक्कर है, क्यों ये परेशानी आपके जीवन में है। तो अपने स्पिरिट गाइड के पास ही जाते हैं और पता करते हैं, लेकिन उन्होंने क्या कहा वो बताने से पहले ये जो रिलेशंस हैं थोड़ा इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो पास्ट लाइफ के अंदर जो इनको छोटा बच्चा नज़र आता है, जिसकी ये नैनी होते हैं, जिसका ये ध्यान रखते हैं, जिस बच्चे से इनको बहुत ज़्यादा अटैचमेंट फील हो रहा होता है, क्योंकि पूरा टाइम संभालते यही हैं और इनकी अपनी कोई औलाद नहीं होती, उस बच्चे को जो पिछले जन्म में लड़का होता है, इस जीवन के अंदर ये अपनी बेटी के रूप में देखते हैं। पिछले जीवन में भी उस बच्चे की सेवा करी थी, उससे बहुत अटैच थे, उसकी सेवा करने का संस्कार था, और इस जीवन में भी अपने बच्चे की तो खैर हर कोई सेवा करता ही है। जो वहाँ पर इनको साहब जी नज़र आए थे, जो इनके मालिक नज़र आए थे, उनको इन्होंने अपने इस जीवन के पति के रूप में देखा।
हमने इनसे पूछा कि चलो बच्चे से अटैचमेंट था तो बच्चा सगा बच्चा बन गया, लेकिन पति जो है आपके पिछले जन्म का जो मालिक है वो पति कैसे बन गया? कुछ आप लोगों का कनेक्शन था क्या? मतलब जैसे कभी कोई अफेयर या ऐसा कुछ था? तो ये बताती है नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन कह रही है फॉर सम रीजन मैं ना पूरी दुनिया में अकेली थी और मेरी हालत देख करके जो मेरे साहब थे उनको मुझ पर बहुत तरस आता था। कह रही अभी मैं इस चीज़ को फील कर पा रही हूँ कि मेरे साहब जब भी मुझे काम करते हुए देखते थे तो वो यही सोचते थे कि ये बेचारी कितनी ज़्यादा अकेली है, इसका कोई नहीं है। काश हम इसके लिए कुछ ऐसा कर पाते कि ये इसको अकेलापन नहीं फील होता है ना, कुछ इसकी हम सहायता करके। तो बहुत ज़्यादा इच्छा थी उनके अंदर मेरे साथ खड़े होने की, नॉट विथ सम इंटेंशंस, कोई शारीरिक अट्रैक्शन इस हिसाब से नहीं, लेकिन कि मेरे अकेलेपन को देख करके उनको एज ही वॉज अ गुड पर्सन तो उनको बहुत दुख होता था। एक बहुत लंबे समय तक वो इमोशन इनके अंदर चला मेरे मालिक के मन के अंदर, शायद उसकी वजह से ही फिर इस जीवन में मैं उनकी पत्नी बन गई। अच्छा, तीसरा, जो मालकिन है वहाँ पे, जो इनकी मालकिन थी, उनको इन्होंने अपनी इस जीवन के सास के रूप में देखा। अच्छा, सास पसंद क्यों नहीं करती है? सास पसंद इसलिए नहीं करती है, बात निकल करके सामने आई थी कि पिछले जीवन में वो इनकी मालकिन थी, तो सास का भी जो पिछले जीवन में भी मालकिन थी वो इनके काम से बहुत पसंद थी। तो जब इनकी सास ने इनको देखा था रिश्ते के लिए तो उसके अंदर बहुत तीव्र इच्छा हुई कि मैं इसको अपने घर के अंदर लेकर के जाऊं, क्योंकि उनके अंदर वो था कि ये बहुत अच्छा काम करेगी, बहुत अच्छे से संभालेगी। उनको वो पुराने वाली अपनी नौकरानी नजर आई। लेकिन जब वो घर में आए और उनके बेटे से इनका विवाह हो गया, बेटा जो एक्चुअली में पिछले जीवन में उनका अपना पति था, उससे विवाह हुआ, तो एक अच्छे रिसोर्स के रूप में तो ये अच्छे थे, वो इनको अपने घर में लाना चाहते थे, लेकिन बहू का दर्जा वो इनको नहीं दे पा रहे थे, क्योंकि उनके अंदर ये एक अच्छी काम वाली बाई है, उसकी इस फैक्ट की जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा प्रबल थी। इसीलिए उन्होंने शादी भी कराई, क्योंकि उनके मन में ये चल रहा था घर अच्छे से संभाल लेगी। तो घर अच्छे से संभालने के लिए घर पे तो ले आए, लेकिन बहू के रूप में वो आत्मा इनको स्वीकार नहीं कर पाई, क्योंकि अंदर से आत्मा के रूप में आज भी वो इनको अपनी नौकरानी के रूप में देखती हैं। तो ये आ गया। लेकिन फिर भी भाई, चाहे नौकरानी के रूप में देखती हैं, कुछ भी है, लेकिन फिर भी इन्होंने तो ना कोई नुकसान नहीं किया था पास्ट लाइफ में, ना उन्होंने इनका नुकसान किया था। तो फिर इतने झगड़े क्यों, इतने चिड़चिड़े क्यों, इतना सब कुछ क्यों? तो ऐसा समझ में आया दोस्तों कि ये जो सब कुछ है कहीं ना कहीं इनकी जो बीमारी है उससे जुड़ा हुआ है। ठीक है। अच्छा, वैसे ये बात हम क्लियर करना चाहते हैं कि ये सारी जो बातें हमने अभी आपको कवर कर दी कि जो आदमी है उसको दया आती थी, या जो सास है उसके अंदर अभी भी कि ये मेरी एक अच्छी नौकरानी है, इसकी भावना है, जिसके चलते इन लोगों का रिलेशनशिप डिस्टर्ब्ड है, ये वाली बातें एक्चुअली में इनके गाइड ने उनको बताई थी। तो ये सब भी हमने बातों बातों में जो है वो कवर कर दिया। और गाइड से फिर कुछ और चीज़ें पूछने का प्रयास किया गया, जिसके अंदर क्या हुआ फिर वो आपको बताएंगे, और क्या रहस्य खुला, कैसे रहस्य खुला, उसके बारे में भी अभी आपको हम बताते हैं। तो आइए दोस्तों, अब बात करते हैं कि जब ये फिर अपने गाइड के पास गए तो आगे की और चीज़ें क्या थी जो इनके सामने आई। अच्छा, एक और चीज़ है, एक बात हम बोलना भूल गए, जो इनके पिछले जन्म में जो इनके मालिक थे वो इनके पति बनकर के इसलिए भी आए क्योंकि इनके लिए एक तो दया भाव बहुत था उनके मन में, और दूसरा उनके मन में ये बार बार आती थी कि मैं कुछ ऐसा करूं जिससे इसका मैं दर्जा उठा सकूं। ये काम वाली है, काम वाली ना रहे, क्या कुछ ऐसा किया जा सकता है, कुछ एजुकेशन इनको दी जा सकती है, या कोई अपॉर्चुनिटी इनको दी जा सकती है जिससे इनका दर्जा उठे। तो ये वाली भावना है मेनली, इसकी वजह से ही वो इस लाइफ में इनके जो है हस्बैंड बन गए। अच्छा, तो फिर जो गाइड हैं, गाइड से पूछा गया कि हे पुण्यात्मा, कृपया मुझे बताएं कि मैं इतनी बीमार क्यों रहती हूं। दोस्तों, जब गाइड से ये बात पूछी कि मैं इतनी बीमार क्यों रहती हूं, तो पहले तो इनको अपने गाइड बिल्कुल क्लियरली नजर आ रहे थे। उन्होंने सास से क्या कनेक्शन है ये भी बताया, उन्होंने पति से क्या कनेक्शन है, बेटी से क्या कनेक्शन है, सब कुछ बताया। लेकिन जैसे ही इन्होंने गाइड से अपनी बीमारी के बारे में बात करना शुरू किया, इनको अपने गाइड की जो आवाज है, जो फील होती है, वो आनी बंद हो गई। और धीरे धीरे इनको ऐसा भी फील होने लगा कि जैसे जो इनके गाइड की जो छवि है जैसे वो मिट रही है। अच्छा, तो काफ़ी देर तक प्रयास करते रहे। तो ये कह रहे हैं कि मेरे को ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं जाग रही हूँ, जैसे मेरा ना ये ध्यान टूट सा रहा है। अच्छा, चलिए, हमारे को कुछ और चीज़ हो रही थी जिसकी वजह से हमारे को कुछ शक था, तो हमने वो भी गाइड से कंफर्म करने की कोशिश करी।
अब हमारे को शक किस चीज़ पे था दोस्तों, जिस टाइम पे हम इनको ना ट्रांस की कमेंट्री करा रहे थे, बेसिकली पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराने का प्रोसेस क्या होता है कि हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे जुड़े होते हैं। पहले पूरा केस समझा जाता है, उनकी प्रॉब्लम समझी जाती है, फिर उसके बाद जो है सामने वाले हमारे क्लाइंट, हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे सामने होते हैं, तो वो ईयरफोन्स को लगा करके लेट जाते हैं, है ना, और आंखों की पट्टी वगैरह बांध करके, तो फिर हम क्या करते हैं, हम कमेंट्री कराते हैं कि ऐसा महसूस कीजिए, ऐसा महसूस कीजिए, अब ये हो रहा है। तो धीरे धीरे व्यक्ति जो है गहरे ध्यान में जाता जाता है, तो हमारे को दिख रहा होता है कि हमारे जो क्लाइंट है सामने वो कैसे बिहेव कर रहे हैं, या क्या वो कुछ मूवमेंट्स कर रहे हैं, क्या उनके चेहरे के ऊपर कैसे एक्सप्रेशंस हैं। तो ये सब हमें जज करना होता है उस टाइम पे, क्योंकि इससे भी बहुत सारी चीज़ें हमारे को पता लगती हैं। दोस्तों पूरे टाइम जब हम इनको कमेंट्री करा रहे थे, तो बीच में कभी कभी ये वो यहाँ पे लेटे लेटे कभी ऐसे खो जाएं, फिर करते करते कभी ऐसे खारिश करें, कभी लेटे लेटे कमेंट्री चल रही है ऐसे अपने हाथ में ऐसे खारिश करें, कभी कहीं खारिश करें, कभी कहीं खारिश करें। खारिश से इनको हो रही थी, खारिश इनको बेचैन कर रही थी, इनको ध्यान लगने नहीं दे रही थी। वो तो बाय गॉड्स ग्रेस इतनी खारिश के बावजूद भी इन पे कृपा हुई परमात्मा की, और जो इनको अपने प्रश्नों के उत्तर मिलने थे वो मिले, कि ये ध्यान में फिर भी जा पाए, लेकिन खारिश हो रहे थे। दोस्तों जब इस प्रकार से खारिश हो रही होती है, बेसिकली इस चीज़ की निशानी होती है कि कुछ ऐसी डिस्टर्बेंस क्रिएट करने वाली एनर्जीज आपके आसपास है जो कि नहीं चाहती हैं कि आपका सेशन हो। क्या इसका मतलब यह है कि किसी को भी खारिश होती है तो उसके आसपास इविल स्पिरिट्स होती है? नहीं, ये नहीं बोल रहे हैं हम। लेकिन आपने अपने लाइफ के अंदर भी नोटिस किया होगा, कई लोगों के साथ ऐसा होता है कि जब वो ध्यान करने का प्रयास करते हैं या पूजा पाठ करने का प्रयास करते हैं, कहीं पर भी वो एकाग्र होकर के बैठने का प्रयास करते हैं, तो उनको अचानक से खारिश उठने लग जाती है। सब लोगों के साथ नहीं होता ये, लेकिन कुछ लोगों के साथ खारिश होने लग जाती है, डिस्टर्बेंस ही होती है, मन में अजीब से विचार आने लगते हैं। तो ये इस चीज़ का लक्षण होता है कि कुछ एनर्जीज आपके आसपास ऐसी हैं जो कि अपने प्रभाव से ऐसा असर पैदा करती हैं आपके शरीर के अंदर कि आपका ध्यान ना लगे, आप डिस्टर्ब हो जाए और ध्यान टूटे। तो ये जो खारिश करने वाली जो चीज़ है, ये वो बहुत ज़्यादा कर रही थी। एंड आप सोचेंगे वो तो बीमार है, हो सकता है वैसे ही उनके शरीर में इंफेक्शन हो, खारिश होती हो। नहीं, क्योंकि सेशन करने से पहले 1 से सवा घंटा हमने उनकी प्रॉब्लम समझी थी, उनका हमने काउंसलिंग भी किया था। तो काउंसलिंग किया तो हम लोग बात कर रहे थे, उस 1 से 1.5 घंटे के काउंसलिंग के अंदर एक बार भी उन्होंने खारिश नहीं की थी। लेकिन जब वो उनका कमेंट्री चल रहा है, उसके दौरान कभी कहीं खो जा रहे हैं, कभी कहीं खो जा रहे हैं, कभी ऐसे हो रहे हैं, कभी ऐसे कर रहे हैं, कभी ऐसे कर रहे हैं। तो हमारे को शक हो गया था उसी चीज़ से कि एक तो ये बहन बीमार इतना ज़्यादा रहती है और ये कर रही है, तो ये एक लक्षण है। तो इस चीज़ को एक्सप्लोर करने के लिए जैसे ही हमने इनके गाइड से पूछा कि कोई बात नहीं है पुण्य आत्मा, कृपया आप हाँ या ना में जवाब दें कि ये जो बच्ची इतनी ज़्यादा बीमार चल रही है, क्या इसकी बीमारी के पीछे किसी प्रकार का ब्लैक मैजिक या किसी प्रकार की कोई ईवल स्पिरिट, कोई दुष्ट शक्ति, क्या ऐसी किसी चीज का प्रभाव है इस बच्चे के ऊपर, इस वजह से बीमार है, हाँ या नहीं? जैसे हमने प्रश्न किया तो एक काले धुएं का गुबार सा उड़ा और ये कहती मेरी गाइड गायब हो गई और मुझे ऐसा लग रहा है मैं जाग गई हूं। और ये जाग गई। तो आप सोचेंगे कि भैया ये बहन की जो प्रॉब्लम थी, ये तो पता ही नहीं लगा पास्ट लाइफ रिग्रेशन के माध्यम से, तो आपने केस क्यों शेयर किया? क्योंकि प्यारे भाइयों और बहनों, जब आप किसी सेशन को किसी एक्सपर्ट के साथ बुक करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि क्या दिखेगा उससे ही सब कुछ समझ में आएगा। नहीं, पूरा जो केस है उसको समझा जाता है, बहुत कुछ होता है उसके दौरान, उससे बहुत कुछ पता लग जाता है। तो अब हम आपको बताते हैं कि फिर हमने बहन को क्या गाइडेंस दिया और क्या हमने इसका इवैल्यूएशन निकाला कि क्या चक्कर है। तो दोस्तों सबसे पहले तो हमने बहन को कहा कि बहन देखो, जब भी आप बीमार पड़े होगे ना, तो उस टाइम पे कुछ ना कुछ मेन इवेंट आपकी लाइफ का ज़रूर रहा होगा, कुछ अचीवमेंट रहा होगा आपकी लाइफ के अंदर। क्योंकि हमारे को एक बहुत स्ट्रांग इंट्यूशन आ रहा था इस चीज़ का, और मतलब और चीज़ों से हमारे को अंदाज़ा लग गया था कि क्या हुआ होगा। तो हमने कहा कि क्या हुआ था मुझे बताओ, उसके बाद बीमार पड़े थे तो क्या हुआ था? तो उन्होंने कहा कि भाई मैंने तो कभी इस चीज़ के बारे में सोचा ही नहीं पिछले 20-25 सालों में, बट आप सही बोल रहे हो। जब मैंने मेरी एमएससी का एग्ज़ाम टॉप किया था, मतलब मेरी एमएससी इन्होंने किया था, फाइनल था, और अपने कॉलेज के अंदर इन्होंने टॉप किया था, बहुत अच्छा स्कोर किया था इन्होंने। कह रही है उसके बाद ही जब वो रिजल्ट आया था, उस रिजल्ट के बाद मैं बीमार पड़ गई थी। और कह रही तभी तो मेरी लाइफ का डिप्रेशन ये भी था कि मैंने इतनी पढ़ाई करी और मैंने इतना अच्छा स्कोर किया, लेकिन मैं कुछ कर नहीं पाई, मुझे तो बहुत कुछ करना था। कह रही उसके बाद बीमार पड़ी। तो हमने इनसे कहा कि बहन
आपसे बिना पूछे हम आपको ये बात बता देते हैं कि आपका जो परिवार है उसके अंदर आपसे ज़्यादा पढ़ा लिखा आपका कोई रिश्तेदार या रिश्तेदार का बच्चा नहीं है। कैसा है? तो उन्होंने कहा ये भी है। गांव के रहने वाले हैं और कह रहे मेरे जो सारे कज़न्स हैं वो तो ऐसे से ही हैं कि बस जैसे 12वीं कर ली 10वीं कर ली, थोड़ा इस टाइप से, कि ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं। और कह रहे हैं हमने कहा तुम जा कर के MSc टॉप कर रहे हो। सो बट ऑब्वियस सी बात है कि ऐसे में क्या होता है कि बहुत सारे लोगों को बहुत सारे प्रकार की जेलेसी होती है और उस जेलेसी के चलते फिर जो लोग हैं कुछ ना कुछ करवा देते हैं। तो एक वहाँ से आप बीमार आप होने शुरू हुए क्योंकि किसी ने कुछ करवाया आपके ऊपर, है ना। एक ये था। दूसरा इनका ये कि इनके ऊपर कुछ कराया गया है ना। एक तो चीज़ यहाँ से समझ में आई, यहाँ से पकड़ में आई। दूसरी फिर बीमारी चल रही है, इतनी लंबी बीमारी चल रही है और वो पकड़ में नहीं आ रही है। तीसरा जो मेन जो लक्षण जैसे हमने बताया कि अगर कोई व्यक्ति ध्यान वगैरह करता है तो ध्यान करने के टाइम पे अगर उसको ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो उसको डिस्टर्ब कर रही हैं, खुजली हो रही है, ये बहुत हमने पहले भी अपने एक वीडियो के अंदर शेयर किया था जो विशेष इसी सब्जेक्ट पे हमने बनाई थी कि इस चीज़ का लक्षण होता है कि आपके ऊपर जो डार्क एनर्जी है उसका कोई ना कोई इम्पैक्ट है ना। एक चीज़ और थी वो अभी हम बताते बताते भूल गए हैं। तो ये 2-3 चीज़ें जो थी, अगर याद आ जाएगा वीडियो कंप्लीट करने से पहले तो बता देंगे। तो 2-3 चीज़ें ऐसी हमारे सामने आ गई जिससे हमारे को कंफर्म हो गया कि जो इनके ऊपर ये जो इनकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब रहती है और इनका जो जीवन अस्त व्यस्त है, जो इनको गुस्सा भी आता है, ये सब इसी वजह से है कि इनके ऊपर किसी डार्क एंटिटी का, किसी डार्क एनर्जी का, किसी प्रकार का इम्पैक्ट है। अब क्या है, ये अपने शारीरिक रूप से बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी हैं। तो अभी मतलब होता है ना कि हम सोचते हैं कि अरे भाई पता क्यों नहीं करा लिया, गाइड ने क्यों नहीं बता दिया, गाइड तो शक्तिशाली होते हैं वो बता देते हैं। तो क्या होता है, गाइड तो हमें बताना चाहते हैं लेकिन जब किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा हमारे ऊपर प्रभाव होता है तो वो क्या होता है, बीच में आ जाती है और उनका मैसेज हमारे को रिसीव नहीं करने देती। हाँ, तो जो तीसरा लक्षण है हमारे को याद आ गया, वो ये है कि देखिए गाइड जो हैं वो सब कुछ बता रहे हैं, इनको इनके पास्ट लाइफ के बारे में बता रहे हैं, इनके रिश्तेदारों से क्या रिलेशन है, सब कुछ बता रहे हैं। लेकिन जैसी ही गाइड से इनकी तबीयत के बारे में बात करना शुरू किया गया तो उनकी इमेज धूमिल होने लगी। और धूमिल होने से पहले जैसे ही डायरेक्ट पूछा गया कि क्या किसी प्रकार का प्रभाव है, तो वो एकदम से काले धुएं का जैसे गुबार उठना और उनका गायब हो जाना और इनका जाग जाना, ये तीसरा लक्षण था। तो इन तीनों चीज़ों ने हमें एब्सोल्युटली कंफर्म किया। इनकी हालत देख करके भी लग ही रहा था, लेकिन एक्चुअली वो श्योर नहीं होता ना, ऐसा लगता है कि भी हो सकता है बीमार है, बीमार की वजह से बंदा ऐसा दिख रहा है ना। तो हम एब्सोल्युटली इन तीनों चीज़ों को देख करके श्योर हो गए कि इनके ऊपर एक्चुअली में ब्लैक मैजिक का इफेक्ट है। तो इनके घर में जो झगड़े हैं या जो ज़्यादा डिस्टर्बेंस जो है वो इस वजह से नहीं है कि इन आत्माओं का आपस में कुछ कार्मिक अकाउंट है। इन लोगों का तो कार्मिक अकाउंट बस इसी वजह से कि ये एक दूसरे से काफ़ी अटैच हो गए थे। इनके गाइड ने ये भी बताया था कि पिछले जीवन में ना आपका कोई भी नहीं था आपके जीवन में, तो आपके जो मालिक का परिवार था वही परिवार ही आपको अपना परिवार लगता था और आप बार बार ये सोचते थे कि मैं हमेशा बस इन्हीं लोगों के साथ रह जाऊं, मुझे और कोई नहीं चाहिए। और बच्चे से आपको बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो गया था, जिसकी वजह से कैसे भी करके आप दोबारा से इन लोगों के परिवार में इस बार नौकरानी बन करके नहीं लेकिन परिवार का सदस्य बन करके ही आप आ गए। तो ये चीज़ तो कंफर्म हो गई थी, लेकिन मेन प्रॉब्लम तो बीमारी है। अच्छा, अब क्योंकि जब ये चीज़ पूछी गई तो गाइड ही गायब हो गए और ध्यान ही टूट गया, तो अब ये तो कंफर्म नहीं हो पाया कि एग्जैक्टली ब्लैक मैजिक किसने कराया है। अगर हम सस्टेन कर पाते तो वो भी पता लग जाता कि ब्लैक मैजिक किसने कराया, क्या ये प्रभाव क्या है, किस तरह की चीज़ है, किस तरह की परेशानी डालने के लिए आई है। लेकिन प्रभाव है ये कंफर्म हुआ। और दूसरा ऐसा भी होता है दोस्तों, जब परिवार के किसी एक सदस्य के ऊपर किसी प्रकार का प्रभाव होता है तो वो चीज़ जब आपके साथ अटैच्ड होती है तो आपके जो प्रियजन होते हैं, जिस परिवार में आप रहते हो, जो लोग आपके आसपास है, जिनसे आप प्यार करते हो, क्योंकि वो चीज़ आपके साथ रहती है तो वो धीरे धीरे उन लोगों के ऊपर भी अपना प्रभाव डालने लग जाती है, उन लोगों के ऊपर भी जो है अटैक करती है। अब इनके पूरे परिवार के अंदर जो इनके पति हैं केवल उनकी एनर्जी क्लीन थी, और ये फिर हमारे को बाद में पता लगा कि इनके जो पति हैं वो ध्यान वगैरह काफ़ी ज़्यादा करते हैं, जिसकी वजह से आई थिंक वो प्रोटेक्टेड रह पाते हैं, या उन पे प्रभाव आता होगा तो उसको नेगेट कर लेते होंगे। लेकिन ये बात कि इनका बीमार रहना, इनकी बेटी का बीमार रहना और इनकी सास और इनका बहुत ज़्यादा नफरत की भावना एक दूसरे के बीच में होना, ये इसलिए है क्योंकि किसी ने इनकी ग्रोथ को रोकने के लिए, इनको बर्बाद करने के लिए, ये खुश ना रहें, जेलेसी के चलते या किसी चीज़ के चलते इनके ऊपर ब्लैक मैजिक करवाया हुआ है। अब वो ब्लैक मैजिक का जो निवारण है
तो कई सारे निवारण पे हम अलग से वीडियोस बनाते रहते हैं। तो बेसिकली जब बहन जाग गए तो इस बात को हमने इनको 100% 200% एश्योरेंस के साथ बोला कि भैया ये बीमारी आप ढूंढने का प्रयास करते रहोगे, बीमारी ऐसे पता लगेगी भी नहीं, है ना। हालांकि देखिए हम बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है हमारी अप्रोच के अंदर, हम हमेशा लोगों को सजेस्ट करते हैं कि अगर मेडिकल इशू है तो भैया डॉक्टर से मिलो आप, वो हमारा काम नहीं है। लेकिन क्या होता है कि हमारे को मेडिकल इश्यूज़ को, मेडिकल जो हमारी दवाइयाँ हैं वो वाला ट्रीटमेंट भी लेना है, और अगर इस तरह की कोई चीज़ सामने आ जाए तो इसका निवारण करने के लिए किस प्रकार का पुरुषार्थ करना चाहिए, क्या अनुष्ठान करने चाहिए। तो कुछ अनुष्ठान हैं जो हमने बहन हैं उनको हमने रेकमेंड किए हैं। एक बहुत ही विशेष पुस्तक है दोस्तों, जिस पुस्तक के माध्यम से जो है हम ये जो अलग अलग ज्योतिर्लिंगों के ऊपर हम वीडियो बना रहे हैं उसके माध्यम से वो हम बना रहे हैं, सब उसी का ही नॉलेज है, उसका रेफरेंस लेकर के हम बनाते हैं। तो हमने बहन को बोला कि वो जो पुस्तक है आप अपने लिए उसको मंगा लो, उसको आप ऑर्डर करो उसको, हाँ। तो बहुत ही माइनर सा कॉस्ट है उसका, तो वो हमने बोला कि वो आपको भिजवाएंगे। तो बहन को हमने बोला, तो बहन ने वो पुस्तक मंगवाई है अपने लिए, कुछ पोस्टर्स वगैरह ध्यान लगाने के लिए, जिसके अंदर सभी जो ज्योतिर्लिंग है उनका चित्र है, उनकी महिमा है, ऐसा एक पोस्टर भी उनको बोला। तो पुस्तक और पोस्टर हमने बहन को बोला कि आप मंगवाओ, किस विधि से कहाँ उसको लगाना है, कैसे उस पर ध्यान लगाना है और पुस्तक का क्या करना है वो हमने बताया। पुस्तक बहुत पावरफुल है, उसमें सभी ज्योतिर्लिंगों की महिमा है। तो उसको जब हम पढ़ते हैं ना तो बहुत प्रभाव जो होता है वो कट जाता है, जैसे उसका प्रभाव ही ऐसा है उस पुस्तक का, हाथ में लेते ही जैसे बंदा जो है थोड़ा हाइटेंड सेंसेस में जाने लगता है, बहुत पावरफुल है। तो हमने बहन को बोला कि वो आप लीजिए, और बहुत ही नॉमिनल सी कॉस्ट है उसकी। तो वो, और उसके साथ कुछ और अनुष्ठान होते हैं, दिया जलाने से जुड़ा हुआ कुछ अनुष्ठान है, और उसके बाद फिर कुछ ध्यान के लिए पीछे 21 डेज नेगेटिविटी रिमूवल की वीडियोस वगैरह डाली थी। तो ऐसे 2-3 चीज़ों को मिला करके हमने जो बहन है उनको रेकमेंड किया कि आप करें। अब जो उनके पति हैं वो तो चाह रहे थे कि उनकी बिटिया का भी पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया जाए, वो बीमार रहती हैं ये, तो थोड़ा हमने भाई जी को एडवाइस किया कि बच्ची को ज़रूरत नहीं है, बिटिया है भी उनकी छोटी, तो छोटे बच्चों का BLR होता भी नहीं है, नहीं करना चाहिए, मतलब क्योंकि उतने मैच्योर नहीं होते। ओवरऑल प्रॉब्लम जो है ये ब्लैक मैजिक हुआ है, ये तो आइडेंटिफाई हो गया था। तो जो अनुष्ठान हमने इनको बताए हैं या जो बाबा ने बुलवाए उनके लिए, तो हम ऐसा समझते हैं कि थोड़ा वो करेंगे, थोड़ा साधना के मार्ग पे आएंगे तो बहन की जो तबीयत है वो ठीक होने लगेगी। और बस यही है। तो इसी के साथ फिर जो है ये जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन है इसका जो जो हमारा ये पूरा होता है वो संपन्न हो गया। तो आपके सामने हमने क्यों ये बात प्रस्तुत करी दोस्तों कि बिना PLR कराए भी अगर इस प्रकार की कुछ समस्याएं हैं, मतलब ये ब्लैक मैजिक रिलेटेड समस्या है, आप हमारे को बिना अप्रोच किए भी इसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें सामने आई जिनको देखने भर से समझ में आया था कि यार किसी प्रकार का ब्लैक मैजिक है ना, या किसी प्रकार का नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव है। तो तीन चीज़ें हमने आपको बताई, जिनमें से चलो एक तो ये है कि आपके गाइड से कनेक्शन टूट गया, वो तो आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप अपनी जीवन के अंदर नोटिस कर रहे हैं कि आपने कुछ अच्छा किया था, कुछ बड़ा अचीव किया था आपकी लाइफ के अंदर, और अचानक से उसके बाद डाउनफॉल सा आ गया, तो इसका मतलब ये है कि या तो किसी की बहुत ज़्यादा हा पड़ जाती है ना, हाई लग जाती है रिश्तेदारों की, कैसे ये तरक्की कर ली इसने, हाय कैसे तरक्की कर ली, तो हाई पड़ गई है, या तो वो भी एक प्रकार से ब्लैक मैजिक का ही काम करती है ना। और अगर आप, एक दूसरा लक्षण ये है कि जब भी आप ध्यान वगैरह करने का प्रयास करते हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि उस टाइम पे मुझे खुजली होने लग जाती है, कहीं पे मुझे दर्द होने लग जाता है, या उस टाइम पे थॉट्स चलने लग जाते हैं, तो इसका मतलब ये है कि कोई ना कोई नेगेटिव एनर्जी के इन्फ्लुएंस के अंदर आप ज़रूर हैं, तो आपको इसका निवारण करवाने की आवश्यकता है। तो इस आशा के साथ कि इस वीडियो से आपको कुछ अच्छा सीखने को मिला होगा, है ना, आपका फ़ायदा हुआ होगा। हम आपसे आज के लिए जो है वीडियो को संपन्न करते हैं, आपसे विदा लेते हैं। मिलते हैं आप सभी के साथ अपने अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए नमस्कार।